हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं वसीयत के बारे में कि वसीयत क्या होती है, किस तरीके से वसीयत की जाए तो वह विवादास्पद नहीं होती है, वसीयत का क्या प्रोसेस होता है और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा फर्जी तरीके से कोई वसीयत तैयार कर ली जाती है तो उसे क्या दंड दिया जाएगा, उसके लिए क्या पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। तो आइए वसीयत पर एक कंप्लीट स्टडी करते हैं, एक पूर्ण अध्ययन करते हैं वसीयत क्या होती है। वसीयत के माध्यम से वसीयतकर्ता अपनी जीते जी अपनी चल अचल संपत्तियों का उसकी मृत्यु के पश्चात कौन उत्तराधिकारी होगा, उसकी कौन सी चल अचल संपत्ति किसको जाएगी, इसकी घोषणा वह जीते जी ही कर देता है। तब जो है उसकी मृत्यु के पश्चात उस वसीयतनामे के अनुसार उसकी चल अचल संपत्ति वह जिसे देने की घोषणा करता है वह चली जाती है। तो इसी को वसीयतनामा कहते हैं, इसी को वसीयत कहते हैं, वसीयत करना कहलाता है। तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी चल अचल संपत्ति किसको और किस मात्रा में जाएगी, उसकी संपत्ति का मालिक या उसके व्यवसाय का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी घोषणा करेगा उसके मरने के पश्चात। जीवित रहने के दौरान ही ऐसी बातों का निर्धारण कर देना वसीयत करना कहलाता है। और जिस दस्तावेज के माध्यम से ऐसी घोषणा की जाती है, ऐसी बातों का निर्धारण किया जाता है, उसे वसीयतनामा कहते हैं। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति को जिसे चाहता है उसे मृत्यु के पश्चात देने की घोषणा करता है। वसीयतनामा में एक या एक से अधिक लोगों का भी नाम हो सकता है जिन्हें वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति देना चाहता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि संपत्ति वसीयतनामे के अनुसार किसी एक ही व्यक्ति को जाए। वसीयतकर्ता जितने व्यक्तियों को चाहता है वह अपनी संपत्ति को मृत्यु के पश्चात देने की घोषणा कर सकता है। कोई भी वसीयतकर्ता अपने द्वारा तैयार किए गए वसीयतनामे को कभी भी रद्द कर सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं होता है कि एक बार वसीयतकर्ता कोई वसीयतनामा तैयार कर दिया, चाहे बना दिया, तो वह आजीवन वैसे ही रहेगा। यदि बाद में उसे लगता है कि नहीं, मैंने सही वसीयतनामा नहीं तैयार किया है, तो वह उस वसीयतनामे को रद्द कर सकता है या उसमें यदि कुछ बदलाव लाना चाहता है तो उसमें बदलाव भी ला सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वसीयत क्यों जरूरी होता है, आखिर क्या ज़रूरत होती है कि किसी व्यक्ति को वसीयत करना पड़े या फिर वसीयत से क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए देखा जाए कि वसीयत करना क्यों ज़रूरी होता है। वसीयत करना महत्वपूर्ण होता है। वसीयत एक ऐसा दस्तावेज होता है जो उस व्यक्ति के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का सबूत होता है, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा क्या क्या संपत्ति छोड़ी गई है। वसीयत उस वसीयतकर्ता के संतानों के मध्य होने वाले अनावश्यक झगड़ों को भी बचाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं वह संपत्ति के हिस्से, संपत्ति के भाग या फिर संपत्ति के किसी भी अनुपात को लेकर विवाद में पड़ जाते हैं। उनके मध्य विवाद उत्पन्न होता है कि मुझे संपत्ति का ये हिस्सा नहीं चाहिए बल्कि ये हिस्सा चाहिए, मुझे किसी संपत्ति का इधर का भाग नहीं चाहिए बल्कि इधर का भाग चाहिए। तो इन अनावश्यक लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए वसीयतकर्ता चाहे तो अपनी जीते जी ही इस तरीके की विवादों को बचाने के लिए वह वसीयतनामे के माध्यम से इस चीज़ का स्पष्ट जो है वह घोषणा कर सकता है कि संपत्ति का कौन सा भाग किस उत्तराधिकारी को मिलेगा या संपत्ति का कौन सा हिस्सा जो है किसे मिलेगा, चाहे संपत्ति जहाँ स्थित है वहाँ वाली संपत्ति किसको जाएगी और जो दूसरी जगह स्थित है वो संपत्ति किसको जाएगी। इन सारी चीज़ों की घोषणा वसीयतनामे के माध्यम से वसीयतकर्ता के द्वारा अपने जीते जी ही कर सकता है और उसी के अनुसार उसके मृत्यु के पश्चात
वैसी संपत्ति उन उत्तराधिकारियों को चली जाती है। अगर एक व्यक्ति अपने धन या संपत्ति को अपनी संतान के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है तो वसीयत का महत्व और भी बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बुजुर्ग अवस्था में है और उसके खुद के संतान के द्वारा उसकी सेवा नहीं की जा रही है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी सेवा, उसका देखभाल किया जा रहा है। इस दशा में यदि वह व्यक्ति यह चाहता है कि मेरी संपत्ति मेरी संतानों के मध्य न जाकर बल्कि इस व्यक्ति को जाए जो मेरी सेवा कर रहा है, जो मेरी देखभाल कर रहा है, तो उस दशा में वसीयत का महत्व और भी बढ़ जाता है। वह वसीयत के माध्यम से चाहेगा तो अपनी संपत्ति अपने संतानों को न देकर बल्कि उस व्यक्ति को देने की घोषणा कर सकता है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी चल अचल संपत्ति के मालिक ये होंगे जिनके द्वारा उस बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा या देखभाल किया जा रहा है। अब आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि वसीयत किनके द्वारा की जा सकती है, वह कौन व्यक्ति है जो वसीयत कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास धन संपत्ति है वह वसीयत कर सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि वह स्वस्थ और दुरुस्त हो। अंधे और बहरे व्यक्ति भी वसीयत कर सकते हैं अगर वह अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों का परिणाम समझ रहे हैं। सामान्य रूप से एक पागल व्यक्ति भी वसीयत कर सकता है जिस दौरान वह थोड़ा स्वस्थ हो जाता है और अपने किए जा रहे कार्यों के परिणामों को समझने के योग्य हो जाता है। यानी कि पागल व्यक्ति है लेकिन किन्हीं समय अंतराल में कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए उसका पागलपन ठीक होता है और ठीक होने के पश्चात वह क्या कार्य कर रहा है उसके परिणामों को अच्छे से भली बात समझ सकता है। तो उस दशा में भी जो है उसके द्वारा उस गैप में जब उसकी तबीयत ठीक होती है, पागलपन ठीक होता है, वह वसीयत करना चाहता है तो वह वसीयत कर सकता है। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि यदि किसी के द्वारा वसीयत करने के लिए सोचा गया है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए वसीयत लिखने के लिए। वसीयत लिखने में किसी भी तरीके की कानूनी भाषा की ज़रूरत नहीं होती, पहली चीज़। फिर भी वसीयत बनाने के समय आप चाहें तो किसी वकील की मदद ले सकते हैं। यानी कि पहली चीज़ तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वसीयत कानूनी भाषा में ही लिखी जाए, लेकिन फिर भी आप यदि चाहें तो किसी वकील की मदद ले सकते हैं। और किसी भी वसीयत को आप निम्न चरणों के तहत तैयार कर सकते हैं। पहला है कि A4 साइज पर आप वसीयत को हाथ से भी अपने लिख सकते हैं और अगर वसीयत करता चाहे तो इसे टाइप भी करा सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो वसीयत तैयार की जा रही है वह टाइप फॉर्म में ही हो, कंप्यूटर से ही लिखी गई हो। वसीयत करता चाहे तो वह अपने खुद के हाथ से भी हैंड रिटन, हस्तलिखित भी हो सकता है, लेकिन यदि चाहता है तो उसे टाइप भी करा सकता है। दूसरा है कि वसीयतनामे पर वसीयतकर्ता अपनी सभी चल अचल संपत्ति का विवरण देते हुए स्पष्ट रूप से लिखेगा कि कौन सी संपत्ति किसे मिलनी है। वसीयतनामा तैयार करते समय वसीयतकर्ता के साथ 2 गवाहों की भी जरूरत पड़ती है और जब वसीयतनामा पर वसीयतकर्ता और दोनों गवाहों के जो भी लिखना चाहता है वसीयतकर्ता अपने वसीयतनामा पर लिख देता है, उसके पश्चात उस वसीयतनामे पर उस वसीयतकर्ता और जो 2 गवाह मौजूद हैं उन दोनों की साइन भी होगी। यानी कि वसीयतकर्ता की भी साइन होगी, उसका हस्ताक्षर होगा या फिर साइन करे या अंगूठा लगाए जो भी है, और गवाह भी चाहे वह साइन करे चाहे अंगूठा लगाए। अगला है कि यदि वसीयत किसी वकील के द्वारा तैयार कराई जा रही है तो वसीयतकर्ता व गवाहों को उस वकील के सामने ही अपना हस्ताक्षर कर लेना चाहिए। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन गवाहों को अदालत में गवाही देने के लिए
बुलाया जा सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वसीयत बन जाती है, वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है और वसीयतनामे के मुताबिक संपत्ति उन लोगों को जाती है जिन्हें वसीयतनामे के अनुसार घोषणा की गई है कि संपत्ति इन व्यक्तियों को जाएगी। तो जो वसीयतकर्ता के सगे संबंधी होते हैं उन्हें आपत्ति होने लगती है, वह कोर्ट में केस दायर करते हैं, वाद लाते हैं। तो उस दशा में यदि कोर्ट को यह आवश्यकता महसूस होती है कि गवाहों को बुला के उनकी गवाही कराई जाए, तो उस दशा में गवाहों को अदालत में गवाही के लिए भविष्य में जाना पड़ सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वसीयत बनने के बाद लागू कब होती है, कब से प्रभावी होती है। तो वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही लागू होती है, यानी कि जीते जी वसीयतकर्ता जो वसीयतनामा तैयार किया है उसको प्रभावी नहीं होता है, वह प्रभावी नहीं होता है, बल्कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही वसीयत प्रभावी होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वसीयत के पंजीकरण के संबंध में क्या प्रावधान है। क्या वसीयत का पंजीकरण कराना जरूरी होता है अथवा यह ऑप्शनल है, यानी कि वसीयतकर्ता के मन के ऊपर निर्भर करता है कि वह चाहे तो अपने वसीयत का पंजीकरण कराए, चाहे तो अपने वसीयत का पंजीकरण न कराए। तो वसीयत को सादे कागज पर भी तैयार कराया जा सकता है, लेकिन इसकी वास्तविकता पर संदेहों से बचने के लिए इसे रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। अगर एक व्यक्ति अपनी वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो वह गवाहों के साथ सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएगा। यानी कि पहली चीज तो यह है कि जरूरी नहीं है कि वसीयतकर्ता के द्वारा उस वसीयत को रजिस्टर्ड कराया ही जाए, किंतु भविष्य के विवादों से बचने के लिए और जिसके पक्ष में वह वसीयत कर रहा है उनकी स्थिति को कानूनन मजबूत करने के लिए यह ठीक रहेगा कि उस वसीयत का पंजीकरण करा लिया जाए। पंजीकरण कराने के लिए वसीयतकर्ता को दोनों गवाहों के साथ अपने जिले के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना होगा। विभिन्न जिलों में, हर जिलों में जो है सभी रजिस्ट्रार होते हैं, उनकी ऑफिस होती है जो वसीयत को रजिस्टर्ड करने में मदद करते हैं। और रजिस्टर्ड हो जाने के पश्चात वसीयत जो है एक शक्तिशाली कानूनी प्रमाण हो जाता है। अब हम लोग भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 18E देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। वसीयत का पंजीकरण जरूरी नहीं है, यानी कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 18E में लिखा गया है कि जो भी वसीयत तैयार हो रही है उनका पंजीकरण जरूरी नहीं है, किंतु कानूनन यह सलाह जरूर दी जाती है कि वसीयत से जुड़े सभी संदेहों को दूर करने के लिए वसीयत को पंजीकृत अवश्य ही करा लेना चाहिए। इसके साथ ही पंजीकरण का फायदा यह होता है कि अगर कभी वसीयत भविष्य में खो जाती है अथवा किसी तरह से खराब हो जाती है तो संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर उस वसीयत की एक सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करना आसान होता है। यानी कि यदि वसीयत का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका पंजीकरण हुआ है और यह भविष्य में कभी खराब हो जाती है, कभी फट गई या फिर कभी खो गई, तो उस सब रजिस्ट्रार के कार्यालय से जाकर उसकी एक सत्यापित प्रतिलिपि वह प्राप्त कर सकता है। अब आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति जो है एक से अधिक वसीयत भी बना सकता है या फिर अपने जीवन में उसे केवल एक ही वसीयत बनाना होता है। तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल कोई व्यक्ति यदि यह चाहता है कि वह एक से अधिक वसीयत बनाए तो वह बिल्कुल भी बना सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वसीयत बना सकता है, उसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि इसके द्वारा पूर्व में बनाई गई सभी वसीयतों को रद्द करना पड़ेगा। यानी कि यदि कोई वसीयतकर्ता यह चाहता है कि जो वसीयत उसके द्वारा पहले तैयार की गई थी उसके अलावा हम नहीं चाहते हैं कि जो वसीयत पहले तैयार की गई थी वह प्रभावी हो,
तो वह बाद में एक दूसरी वसीयत भी लिख सकता है, लेकिन ज़रूरी यह होता है कि उसके द्वारा पहले बनाई गई वसीयत को रद्द करना पड़ेगा। और यदि उसके द्वारा ऐसी पहले बनाई गई वसीयत रद्द नहीं की जाती है, तब उसके द्वारा यदि बाद में कोई वसीयत बना दी जाती है, तो कानून का यह नियम है कि जो अंतिम वसीयत होती है, यानी कि जो सबसे लास्ट में वसीयत बनाई गई है, वही कानूनन वैध होती है, वही कानूनन मान्य होती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा जो पहली वसीयत बनाई गई थी वह 5 मई 2010 को बनाई गई। बाद में उसके द्वारा यह सोचा गया कि नहीं, मेरे द्वारा गलत वसीयतनामा तैयार किया गया है, वसीयत वैसी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी वसीयत उसके द्वारा 18 अगस्त 2015 को बना दिया जाता है। उसे फिर भी यह लगता है कि नहीं, जो दूसरी वसीयत मैंने बनाया है वह भी ठीक नहीं है, तो उसके द्वारा तीसरी वसीयत 19 अक्टूबर 2020 को बनाई जाती है। तो एक ही व्यक्ति के द्वारा ये 3 वसीयत तैयार की गई, तो जब तीसरी वसीयत वह तैयार कर रहा है तो उसका कर्तव्य होता है कि वह जो पहले 2 वसीयत तैयार किए हैं उसे वह रद्द कर दे। और यदि वह रद्द नहीं करता है तो कानून का यह प्रिजम्पशन होता है, यह अवधारणा कानून करेगा कि जो अंतिम वसीयत बनाई गई है, यानी कि जो 19 अक्टूबर 2020 को बनाई गई है, केवल यही जो है मान्य होगी, क्योंकि अंतिम वसीयत यही है। तो अंतिम वसीयत ही मान्य होती है, कानून का यह नियम है। तो व्यक्ति चाहे जितनी भी वसीयत बना सकता है, लेकिन जो उसकी अंतिम वसीयत होगी, जो सबसे लास्ट की वसीयत होगी, कानूनी तौर पर वही मान्य मानी जाएगी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या किसी वसीयत को न्यायालय के समक्ष चुनौती भी दी जा सकती है। तो बिल्कुल किसी न्यायालय के समक्ष किसी वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। तो वसीयत को न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के कई आधार हैं, जैसे वसीयत बनाने वाले की इच्छा नहीं थी, यानी कि किसी ने ज़बरदस्ती करके उससे ऐसी वसीयत तैयार करवा ली है, तो इस आधार पर भी जो है माननीय न्यायालय के समक्ष वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है, उसे चुनौती दी जा सकती है। दूसरा यह है कि वसीयतकर्ता वसीयत बनाने की योग्यता पूरी न करता हो, यानी कि न तो उसकी उम्र है, न तो वह साउंड माइंड है, न तो मानसिक रूप से स्वस्थ है, या फिर उसकी उम्र जितनी चाहिए उससे कम है। तो इस दशा में उसकी अयोग्यता के आधार पर भी वसीयत को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। अगला यह है कि वसीयतनामे पर हस्ताक्षर करते समय वसीयतकर्ता को यह पता नहीं था कि वह हस्ताक्षर कहाँ कर रहा है या फिर अपना अंगूठा कहाँ लगा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि अनपढ़ या गंवार स्थिति में वह कोई भी आता है उससे सादे कागज पे साइन करवा लेता है। तो न्यायालय के समक्ष यह जरूर उठाया जा सकता है कि साहब, जब वसीयतकर्ता के द्वारा वसीयतनामे पर साइन कराई जा रही थी तो उसे नहीं पता था, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था उसके द्वारा कहाँ साइन किया जा रहा है, उस डॉक्यूमेंट का, उस दस्तावेज का क्या मतलब है। अगला यह है कि न्यायालय में साबित करना होगा कि ऐसी वसीयत या तो धोखेबाजी से तैयार कराई गई है या फिर जालसाजी से तैयार कराई गई। तो जो भी न्यायालय के समक्ष वाद लाएगा, उस वसीयत को चैलेंज करेगा, उसे यह साबित करना होगा कि ऐसी वसीयत जो है या तो धोखेबाजी से तैयार कराई गई है या फिर जालसाजी करके तैयार कराई गई है। अब आइए देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा फर्जी तरीके से किसी का वसीयत बनवाया जाता है तो उसे क्या सज़ा दी जाएगी। तो फर्जी तरीके से यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी से वसीयत बनवा लिया जाता है तो उस दशा में जो उसे सज़ा होगी वह कारावास की सज़ा होगी, जो अधिकतम 10 वर्ष तक की हो सकेगी और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा फर्जी तरीके से कोई वसीयत तैयार करवाई जाती है
तो उसे इसके लिए 10 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने से दंडित होना पड़ सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वसीयतनामे का फॉर्मेट क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति वसीयतनामा लिखना चाहता है तो क्या फॉर्मेट, क्या तरीका होगा, उसमें क्या क्या लिखेगा। तो सबसे पहले वसीयतकर्ता अपना नाम लिखेगा कि मैं ये पुत्र, ये निवासी, ये उम्र, ये मकान संख्या, ये मोहल्ला, अपना पूरा पता देते हुए के रूप में अपने स्वस्थ चित्त एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के एतत् द्वारा लिखता हूँ और घोषित करता हूँ। ये स्टार्टिंग होगा कि वह अपना परिचय देगा, अपने पिता का नाम लिखेगा, अपना पता लिखेगा, तहसील लिखेगा, जिला लिखेगा और यह कहेगा कि मैं स्वस्थचित्त हूँ और पूर्ण होश हवास में हूँ और बिना किसी दबाव के मैं लिखता हूँ, घोषित करता हूँ कि मेरी संपत्ति जिसका निष्पादन उक्त वसीयत द्वारा किया जा रहा है, मैं उसका एकमात्र स्वामी हूँ। वह उसके निष्पादन का मुझे पूर्ण अधिकार है। ठीक, वह अपना अधिकार लिखेगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अतः मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी संपत्ति से संबंधित कोई उत्तराधिकारियों के मध्य विवाद न हो, इसलिए मेरे जीवन काल में ही वसीयत द्वारा संपत्ति का निष्पादन करता हूँ। मेरे जीवन काल में मेरी उक्त संपत्ति का मैं स्वयं मालिक व काबिज रहूँगा तथा किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग कर सकूँगा। मेरी मृत्यु के पश्चात उक्त संपत्ति के निम्न अनुसार उत्तराधिकारी व मालिक होंगे। अब जो है वह एक साइड कौन कौन उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे और किन किन संपत्तियों का वह उत्तराधिकारी होंगे, दोनों का विवरण देगा। यानी कि मान लीजिए दो लोगों के बीच में वह अपनी संपत्ति को बांटना चाहता है, तो पहले स्थान पे वो लिखेगा कि किसे, यानी कि उसका नाम लिखेगा, उसके पिता का नाम लिखेगा, उसका निवास लिखेगा और संपत्ति का विवरण देना चाहेगा कि मेरी ये संपत्ति इनको जाए। दूसरे नंबर पर वह जिसे देना चाहता है उसका नाम लिखेगा, उसके पिता का नाम लिखेगा, उसका निवास लिखेगा और वहाँ भी वह संपत्ति का विवरण देगा कि मेरी इस संपत्ति का उत्तराधिकार इनको जाएगा मेरी मृत्यु के पश्चात। अतएव उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप मैंने बिना किसी दबाव के तथा अपने पूर्ण होश हवास में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि अब जो है वह उन्हें साक्षीगण जो रहेंगे उसके सामने हम दोनों का हस्ताक्षर होगा और खुद जो है उस दस्तावेज पर वसीयतकर्ता, जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है, वह अपना हस्ताक्षर करेगा। अच्छा, अब ये प्रश्न होता है कि क्या किसी वसीयत को सादे कागज पर ही लिख दिया जाए? तो सादे कागज पर भी लिखा जा सकता है वसीयत और इतना भी जरूरी नहीं होता है कि उसका पंजीकरण कराया जाए, किंतु न्यायालय के समक्ष जब उस पर कोई वाद लाया जाए किसी व्यक्ति के द्वारा, उस दशा में अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए यह जरूरी होता है कि उसे जो है कानूनी तौर पर जो प्रक्रिया दी गई है उसके तहत ही वसीयतनामे को तैयार कराया जाए। तो आप 100 रुपये का स्टाम्प पेपर भी जो है 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर वसीयत को तैयार कर सकते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं एक केस, एक स्टडी करते हैं कि एक मामला हुआ था। परिवार द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर बुजुर्ग ने सरकार के नाम कर दी वसीयत, बेटे से अंतिम संस्कार का भी हक छीना। एक अभी हाल ही में जो है ऐसी खबर आई कि एक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले जो है, जिसे अपने परिवार, अपने बच्चों के द्वारा लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा था, उसने अपनी संपत्ति सरकार के नाम वसीयत कर दी और बेटे से अपने उसके अंतिम संस्कार किए जाने का अधिकार भी छीन लिया। मुजफ्फरनगर में अनदेखी से नाराज बुजुर्ग ने बेटे बेटियों से संपत्ति के साथ साथ अपने अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया।
बुजुर्ग ने सरकार के नाम करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति के साथ शरीर की भी वसीयत कर दी। यानी कि वह बुजुर्ग आदमी अपने बेटे और बेटियों दोनों से उपेक्षित था, इसलिए जो है उसने अपने 1.5 करोड़ की संपत्ति को सरकार को वसीयत कर दी और मृत्यु के पश्चात अपने शरीर को भी यह कहा कि सरकार चाहे तो मेरे शरीर को शोध या फिर मेडिकल पर्पज के लिए प्रयोग कर सकती है। ये स्टडी हुआ कि उसकी 1.5 करोड़ की संपत्ति है, करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति और एक बेटे 4 बेटियों का 80 साल का पिता नत्थू सिंह बुढ़ाना कोतवाली का यह मैटर था। बिराल में पिछले 4-5 महीनों से खतौली के वृद्धाश्रम में दिन काट रहा था, यानी कि इतना उपेक्षित था कि वह अपने घर नहीं रह रहा था बल्कि वृद्धाश्रम में उसे अपना दिन काटना पड़ रहा था। उसने वसीयत तैयार किया और उसमें लिखा कि उसका बेटा सहारनपुर में अपने परिवार के साथ रहता है और वह सरकारी शिक्षक है। 4 बेटियां हैं जो संपन्न परिवार में ब्याही गई हैं। 5 बच्चों का पिता होने के बावजूद उसकी कोई देखभाल नहीं करता है। तब जो उसने वसीयत तैयार की, बुढ़ाना तहसील के दस्तावेज लेखक पवन सैनी ने बताया कि नत्थू सिंह की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें मकान और करीब 10 बीघा कृषि भूमि शामिल है। साथ ही संपत्ति में लिखा है कि उसकी मौत के बाद उसकी जमीन पर उसके नाम से स्कूल या अस्पताल बनाया जाए। इसके अलावा उसके द्वारा यह भी लिखा गया कि मृत्यु के पश्चात उसके शरीर को शोध, अनुसंधान अथवा किसी प्रकार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से उसने अपनी वसीयत तैयार कराई थी। तो ये आज हम लोगों ने स्टडी किया कि वसीयत क्या होती है, वसीयत किस तरीके से कराई जा सकती है और किसी के द्वारा यदि फर्जी तरीके से कोई वसीयतनामा तैयार कराया गया है तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।